केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। वाह, क्या बात है। मुझे डिग्री मिलकर 3 साल हो गए, पर अब तक ढंग की नौकरी नहीं मिली। और तुम्हें देखो, इतना अच्छा जॉब होने के बाद भी उसे छोड़ने की बात कर रहे हो। तू नहीं समझेगा अनूप, ये नौकरी होकर किसी काम की नहीं। हर रोज वही 8 से 5 ऑफिस में लटके रहो, रोज बॉस की डांट खाओ और महीना भर मजदूरी करके महीने के अंत में सैलरी के आने का इंतजार करो। ये भी कोई जिंदगी है? रोज वही वही। मैं बोर हो गया हूं अपनी जिंदगी से। दोनों बातें करते हुए नदी के किनारे से होकर अपने अपने घर की ओर जाने लगे। नदी किनारे लगकर शमशान घाट था। संजीव और अनूप अक्सर इस नदी किनारे वाले शमशान घाट से ही होकर जाते थे, क्योंकि इस रास्ते में दोनों का घर नजदीक था। लगता है आज यहाँ एक मौत भी नहीं हुई है। देखो जरा, पूरा शमशान सिर्फ राख से भरा है, वरना इस वक्त पे यहाँ कोई चिताएं जलती हुई दिखती है। वो क्या है? संजीव और अनूप उस चिता की ओर बढ़े। पास ही पड़ी हुई लकड़ी से संजीव ने चिता की राख हटाई। उन्होंने देखा कि राख में चमकती हुई चीज एक अंगूठी थी। संजीव ने काफी बारीकी से उस अंगूठी को देखा। अरे रे, ये क्या कर रहे हो? मेरी दादी कहती थी, अगर तुम किसी मरे हुए इंसान की चीज अपने पास रखोगे तो उसकी आत्मा तुम्हें परेशान करेगी। इसे वापस रख दो। संजीव अनूप की बातों को नजरअंदाज करते हुए लकड़ी से उस राख में दोबारा कुछ ढूंढने लगा और उसे वहां से फिर से एक और सोने की बाली मिली। संजीव ने उसे हाथ में पकड़कर एक अजीब सी हंसी के साथ अनूप की ओर देखा और अनूप समझ गया कि संजीव के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। दूसरे दिन मना करने के बाद भी संजीव शाम के वक्त उसे वापस शमशान लेकर आया। देखो, भूत वूत कुछ नहीं होते, सब दिमाग का वहम होता है। इस दुनिया में इंसान से बुरा कोई नहीं होता। मेरी बात मान, अब तुझे जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम दोनों ऐसा बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। अनूप न चाहते हुए भी संजीव के साथ शामिल हो गया। दोनों हर शाम देर रात को शमशान में पड़ी लाख को छन्नी से छानते और उसमें सोने की चीजें ढूंढते। दोनों कुछ लाशों के मुंह में झांक कर देखने से भी पीछे नहीं हटते। दोनों शमशान से लाया हुआ सोना छोटे जोहरी के दुकानों पे बेचते और अच्छी खासी रकम कमाते। दोनों का ये काम अच्छा खासा चल रहा था, पर एक रात आज तो बहुत सारी चिताएं जल रही है। तभी उसकी नजर एक चिता पर गई जो पूरी तरह से बुझ चुकी थी, पर वो लाश नहीं जली थी। ये लाश तो आधी जली हुई है, पर सारी लकड़ियां तो जलकर राख हो चुकी है। तो फिर ये लाश जली कैसे नहीं? जरा देखो तो, इसका बदन मानो मौत से पहले ही सड़ चुका हो। इसके सर पे तो सींग जैसा भी कुछ है। ये तो बहुत ही डरावनी लाश है। उस लाश को देखकर डर के मारे अनूप को पसीना आ रहा था। तभी संजीव उस लाश के पास गया। इसके बदन पर तो कोई सोने की चीज नहीं है। कोई बात नहीं, इसके मुंह में जरूर कुछ होगा। संजीव ने उसका मुंह खोलने की कोशिश की, पर नहीं खुला। उसने अनूप से कहा कि वो कोशिश करे, पर अनूप उस लाश को देखकर बहुत डरा हुआ था, इसलिए उसने मना कर दिया। संजीव ने बिना सोचे समझे
उसके सीने पर पैर रखा और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसका जबड़ा खोलने की कोशिश की। उसकी कोशिश कामयाब हुई। संजीव उस लाश के मुंह में हाथ डालकर देखने लगा और तभी मुझे 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 छोड़ो प्लीज अनूप, मुझे छोड़ो प्लीज प्लीज। अनूप अपने कांपते हुए हाथों से उस लाश के जबड़े को पकड़कर संजीव को छुड़ाने लगा। बड़ी मुश्किल से संजीव का हाथ छूटा और दोनों भागकर घर लौटे। मगर इन सब में संजीव का हाथ बुरी तरह से घायल हो चुका था। संजीव उस रात चैन की नींद नहीं सो पाया क्योंकि उस हादसे ने किसी बुरे सपने की तरह उसे रात भर जगाए रखा। अगली सुबह संजीव मुंह धोने के लिए बाथरूम गया तो उसने देखा कि उसका जख्मी हाथ बुरी तरह से सड़ चुका था। संजीव ने अनूप को फोन करके अपने घर बुलाया। मैंने तुम्हें पहले से ही कहा था कि ये सब नहीं करते हैं, पर तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। अब देखो क्या हो गया। और तुम्हारा हाथ ये कोई मामूली जख्म नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। सुनो सुनो सुनो, देखो मुझे ये सब पता है, पर अब मैं करूं क्या, तुम ही बताओ। संजीव अनूप से बात कर रहा था। तभी अचानक से संजीव का नाखून अनूप के हाथ में चुभ गया। अनूप दर्द से चिल्ला उठा। संजीव ने उससे माफी मांगते हुए कहा, तुम जाओ अनूप, मुझे भगवान अपनी गलतियों की सजा दे रहा है। तुम यहाँ से चले जाओ तुम यहाँ से जाओ। ये कहते हुए संजीव ने अनूप को घर से बाहर निकाल दिया। संजीव अब हर रोज खुद को बदलते हुए देखने लगा। धीरे धीरे उसके सारे बाल झड़ने लगे और एक सुबह उसने देखा कि उसके सिर पर सींग उग आए हैं। अनूप को सपने में संजीव अपने सड़े हुए बदन के साथ दिखता है। अनूप, इस श्राप ने मुझे खत्म कर दिया, पर यह तुझे भी नहीं छोड़ेगा। अब तुम्हारी बारी। शुक्र है कि ये सिर्फ सपना था। ये कहते हुए उसने अपना हाथ देखा जहां संजीव का नाखून लगा था। वो जगह भी अब संजीव के हाथ की तरह ही सड़ चुकी थी। अनूप अपने हाथ को देखकर जोर से चीख पड़ा। इससे पहले वो कुछ समझ पाता उसे एक कॉल आया। हेलो, कौन? क्या संजीव नहीं रहा? ये सुनकर अनूप के हाथों से उसका फोन छूट गया। अनूप को अपनी हर गलती याद आ रही थी और उसके पास अफसोस करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। अनूप अपना सिर पकड़कर रोता रहा।